हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं जो हम कल लोग पढ़े थे कि वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याओं के बारे में। तो आज उसका फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछा जाएगा तो वो क्या होगा। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो -1 होता है। फिर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो होगा 1। और ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो ये होगा 0। अब पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का मान 3.14 डॉट डॉट इस तरह अनंत तक उसमें संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद। मतलब एक ये पाई का मान जो होता है अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितनी भी अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं हैं वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसमें जैसे √2 का मान ले लिया जाए, √3 का मान ले लिया जाए, या ई का मान ले लिया जाए, तो यहाँ ई कैसी संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये सब कल पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या जो होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। और सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या ये होगी 2। और 0 सम है या विषम, तो 0 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। फिर इसके बाद ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या, ये क्या होगी, तो ना तो भाज्य और ना अभाज्य संख्या ये 1 होगी, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिसके 2 गुणनखंड हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ये होगी 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये क्या होगी, तो ये होगी 3। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या ये भी क्या है, ये भी 2 है। फिर 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर यही पूछ ले कि 50 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये 10 होती हैं। इस तरह टोटल 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो हो जाएंगी 25। अब सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या क्या है, वह है 4। अब हम इसके आगे देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं जैसे शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये क्या होता है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं। तो अब देखते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q ये पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे भी करके उनको P/Q के रूप में लिख लें तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्याएं जैसे में अगर 4 है तो 4 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसके बटे में 1 लगाकर। और 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या है। और जैसे 0.25, अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको देखते हैं। अभी P/Q के रूप में तो नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही इसका दशमलव हम हटा देते हैं तो 25/100, तो ये देखो P/Q के रूप में बन गई। इसलिए ये क्या है, ये 0.25 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसी में और आगे देखते हैं कि जैसे जो अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 0.3333 इस तरह, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही होती हैं। अब इस तरह की संख्याओं को हम इनके बाद दशमलव के बाद संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितनी भी दशमलव के बाद संख्याओं का जितना भी वो सेट एक रिपीट होता है उनके ऊपर हम केवल क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है, बार का मतलब है कि यह संख्या जो 3 है ये दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रही है। और इसी प्रकार जैसे 0.123 123 123 इस तरह अगर कोई संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या, तो इसको भी हम स्थिर रख सकते हैं। 1 2 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब जो इस प्रकार की ये संख्याएं आ जाती हैं तो इनको हम P/Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो जैसे 0.3 बार है तो इसको लिखने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनको सब लिख लेंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उसके लिए नीचे उतने 9 लिखेंगे। तो एक अंक के ऊपर केवल बार लगा है तो हम इसको लिखेंगे 3 और बटे में उस अंक के एक अंक के ऊपर केवल बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे। अब काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 तिया 9 तो बराबर 1/3 मतलब P/Q के रूप में हम इसको लिख लिए। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे आ जाए 0.123 बार ये है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो दशमलव पहले हम पूरी संख्या लिख लेंगे 1 2 3 बटे में दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार लगा है हम उतने 9 लिख देंगे। तो ये भी संख्या P/Q के रूप में लिख गई। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। तो अब ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अब इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे में है कि 3.14 इस तरह दशमलव के बाद संख्या रिपीट ना होने वाली, 1.414 इस तरह दशमलव के बाद रिपीट ना होने वाली संख्याएं, तो ये और अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनको हम दशमलव के बाद स्थिर भी नहीं रख सकते हैं, जब स्थिर नहीं रख पाएंगे तो हम इनका P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिन संख्याओं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हीं में √2 आता है, रूट वाली संख्याएं कुछ आ जाती हैं। तो ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इनके परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के गुण क्या क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याओं के गुण। अब इसमें जैसे कि अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं या घटाते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ते या घटाते हैं परिमेय संख्या से ही तो हमें प्राप्त होता है परिमेय संख्या, तब भी हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या। अब कैसे, जैसे 1 ले लिया और प्लस में 2 ले लिया तो हमें प्राप्त होता है 3, ये परिमेय संख्या ही है। अब जैसे 3 ले लिया और -2 ले लिया तो 1 प्राप्त होगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब इसी प्रकार अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करना हो, परिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से करना हो तो तब भी हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या। जैसे कि अगर 1/2 है और गुणे में हमको 4 करना है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, तो प्राप्त होगा केवल 2। तो ये भी 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है। अब इसी प्रकार अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देना हो, परिमेय संख्या को भाग देना है परिमेय संख्या से ही,
तब भी हमें प्राप्त होगा परिमेय संख्या ही, परिमेय संख्या। लेकिन हमें जब भाग देना होगा तो इसमें शून्य को शामिल नहीं करेंगे, शून्य को छोड़कर। तो जैसे अगर हम ले लिया 4 भाग में 2 तो आ जाएगा 2। अब देखें इसके आगे अपरिमेय संख्याओं के गुण। अभी तक हम परिमेय संख्याओं के गुण देखा था, अब अपरिमेय संख्याओं के गुण देखेंगे कि अपरिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है। जैसे अगर हम √2 में √2 जोड़ें तो आएगा 2√2, तब भी ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्या से अगर हम अपरिमेय संख्या को घटाएं तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय कब आ सकता है, जब दोनों अपरिमेय संख्या क्या होंगी, समान होंगी। जैसे √2 यहाँ है, √2 से ही घटाया जाएगा तो 0 आएगा, तब परिमेय संख्या हो सकती है। अगर √2 को अगर √3 से घटाया जाएगा तो आएगा √2 माइनस √3, और ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अपरिमेय का गुणा परिमेय से अगर करेंगे तो परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। और जब समान संख्याएं दोनों अपरिमेय वाली होंगी तब परिमेय आएगी, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो अपरिमेय आएगी। फिर अपरिमेय संख्या को अगर भाग दिया जाता है अपरिमेय संख्या से तो परिमेय भी आएगी, परिमेय तभी आएगी जब दोनों क्या हो जाएं, समान हो जाएं, और अपरिमेय तब आएगी जब दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर इसके बाद अब दोनों को अगर ले लें, एक परिमेय लें एक अपरिमेय लें, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें चाहे जोड़ करें या भाग करें या घटाओ या गुणा, सभी में अपरिमेय ही आएगा। अगर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को प्लस या माइनस करते हैं तब भी अपरिमेय आता है, और परिमेय और अपरिमेय का अगर गुणा और भाग करते हैं केवल परिमेय संख्या में शून्य को छोड़कर, तब अपरिमेय ही आएगा। अब देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक है शांत दशमलव और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव है। तो शांत दशमलव वाली संख्याओं को समाप्त होने वाले दशमलव के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब इनके उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अब ये एक ऐसा टॉपिक है दोनों कि जो बोर्ड की परीक्षा में इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं जिनमें बार लगा होता है उनको P/Q के रूप में कैसे परिवर्तित करें, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शांत दशमलव। अब शांत दशमलव कब होगा, इनकी पहचान करना फिर हमें कि P/Q के रूप में अगर लिखी हुई है तो शांत दशमलव होगी कि अशांत आवर्ती दशमलव होगी, इनकी भी हमें पहचान कैसे करेंगे ये भी अभी देखते हैं। तो पहले शांत दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जिनमें समाप्त होने वाले दशमलव, मतलब कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे इसमें हम भाग देंगे तो आया जाएगा 0.5, दशमलव के केवल एक स्थान तक केवल गई संख्या, उसके बाद रुक गई। अब इसमें इसको लिखेंगे तो 0.6 है। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 0.8, फिर 7 और 5। अब इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 0.16। तो अब इनमें देख सकते हैं कि दशमलव के कुछ निश्चित स्थानों के बाद फिर क्या हुआ है कि संख्या रुक गई है, उसके बाद कोई भी संख्या आगे नहीं है। तो क्योंकि दशमलव के बाद ये समाप्त हो जाती हैं संख्याएं, इसलिए इनको बोलते हैं शांत दशमलव। और अशांत आवर्ती दशमलव ये क्या होता है, इनमें पहले तो संख्याएं अनंत तक होती हैं और कुछ संख्याओं का सेट बार बार रिपीट होता रहता है। अब जैसे इसमें हम भाग देंगे 3 से तो आ जाएगा 0.3333 इस तरह। तो इसमें देखेंगे कि केवल 3 का ही एक सेट है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब अशांत आवर्ती दशमलव को जो परीक्षाओं में मिलेगा आप लोगों को, तो उसमें जैसे इसको लिख देगा 0.3 बार, इस तरह ये लिख देगा और इसको बोलेगा कि P/Q के रूप में परिवर्तित करो। तो P/Q के रूप में जब परिवर्तित करोगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन कैसे परिवर्तित करेंगे ये नीचे देखते हैं अभी इसमें। अब इसमें भाग देते हैं, जैसे 2 में 9 से भाग देते हैं तो 0.9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, इस तरह ये केवल 2 का सेट बार बार आता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 0.2 बार, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। अब जैसे 2/7 में भाग देने पर आया 0.285714, फिर 285714। अब इसमें हम सेट देख सकते हैं कि क्या बन रहा है कि 285714 का एक सेट, फिर इसी प्रकार ये इस प्रकार ये अनंत तक गया है। तो इसको हम अगर इसमें
दशमलव के बाद बार लगाकर रोकना चाहें तो 0.285714 इस तरह हम इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आवर्ती दशमलव जो ये आई हुई हैं, इनको हमने बार लगा के रोक तो दिया, लेकिन अब इनको हम p बटे q के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे तो वह देखते हैं कि जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 0.25 है तो उसको हम लिख लेते हैं 25/100, दशमलव के नीचे एक, इसके बाद जितने अंक उतने जीरो। लेकिन अब हम जिनमें बार लगा होगा उनमें क्या करेंगे, तो जितनी संख्याओं में दशमलव के बाद बार लगा हुआ है उतने में ही हम उन संख्याओं के नीचे क्या उतने 9 लिखेंगे। जैसे 0.3 बार है तो हम पूरी संख्या पहले लिख लेंगे ऊपर 3, और बटे में दशमलव के बाद केवल 3 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, तो हो जाएगा, काट देंगे 3 एक कम 3 3 9 तो आ जाएगा 1/3। तो ये p बटे q के रूप में परिवर्तित हो गई। अब इसी प्रकार 0.23 बार ये है, तो अब देखेंगे कि पहले हम पूरी संख्या लिखेंगे, फिर बटे में, अब दशमलव के बाद जितने अंकों में बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे लिख देंगे, तो ये 23/99 ये इसका p बटे q रूप होगा। अब जैसे इसमें देखते हैं 2.53 बार, तो पहले जितनी संख्या लिखी हुई है दशमलव हटा के उतनी संख्या लिख लेंगे 253, और बटे में कितने 9 होंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों में बार लगा हुआ है तो उतने 9 होंगे, लेकिन अभी ये p बटे q के रूप में नहीं है। अब जितने अंकों में बार नहीं लगा हुआ है उतना हम घटा देंगे, तो जैसे 2 के ऊपर केवल बार नहीं लगा था तो 2 घटा दिया, तो आ जाएगा 251/99, ये इसका p बटे q रूप है। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं कि इसमें दशमलव के बाद भी एक संख्या में बार नहीं है लेकिन बाकी सब में बार है, तो अब इस तरह की संख्याओं में क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उनमें जिन जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो उतने 9 नीचे लिखेंगे, और दशमलव के बाद जिस संख्या में बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए हम उस 9 के बाद 0 लगाएंगे। जैसे पहले तो हम पूरी संख्या लिखेंगे 2463, बटे में 2 अंक में केवल बार लगा हुआ है तो 2 9, और दशमलव के बाद ही देखेंगे एक संख्या में बार नहीं लगा हुआ है तो उसके लिए यहाँ 0 लगाएंगे। फिर इसके बाद अब देखेंगे 2463 पूरी संख्या लिखे थे, लेकिन 2 और 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो उतना हम घटा देंगे, तो आ जाएगा 13 में से 4 घटाएंगे 9, और 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो आ जाएगा 2439/990, ये इसका p बटे q रूप है। अगर आंसर जैसे बहुविकल्पी में आ गया नहीं मिल रहा है तो इनको हम काट लेंगे सरलतम रूप में बदलने के बाद, तब आंसर हो सकता है। फिर जैसे 0.6 बार इसको तो लिख लेंगे सीधे 6/9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो आ जाएगा 2/3। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 0.3 बार और प्लस 0.4 बार इनको हल करना है, इसका आंसर कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो पहले हम इनको p बाई q के रूप में लिख लेंगे, तो 3/9, और प्लस इसको लिखेंगे तो 4/9, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7/9, यही इसका आंसर होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं कि हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव, अगर ये p बाई q के रूप में लिखी हुई संख्या है, मतलब परिमेय संख्याओं के रूप में लिखी हुई है, तो हम वो भाग देने पर शांत दशमलव में आएगी कि अशांत आवर्ती दशमलव में आएगी, इसकी पहचान कैसे करें। देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो परिमेय संख्याओं, पहला है कि इसका जो पहचान करने के इसके कुछ नियम है, जैसे कि परिमेय संख्याओं p बाई q को सरल रूप में, पहले तो अगर वो परिमेय संख्या लिखी हुई है तो उसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे या सह अभाज्य संख्या के रूप में। तो सह अभाज्य संख्या ये क्या होती है, जैसे हमारे पास है 3 और 4, तो ये दोनों क्या हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। क्यों है, क्योंकि इनका HCF 1 आ रहा है, इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता है तो वे परस्पर सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब तो हम p बाई q के रूप में लिखी संख्या को उसको सरलतम रूप या सह अभाज्य संख्या के रूप में सबसे पहले बदलेंगे, मतलब p बाई q में जो भी कट रहा है काट देंगे। फिर इसके बाद तब हर q को देखेंगे, सबसे पहले q को हमें फिर देखना है, जो हर में संख्या होगी उसको हमको क्या करना है, देखना है। तब उसके बाद ए नंबर है कि q के गुणनखंड केवल या तो 2 होना चाहिए
केवल 2 होना चाहिए या केवल उसके 5 होने चाहिए गुणनखंड, या 2 और 5 दोनों हों। तो जब ऐसा होगा तभी क्या होगा, दशमलव समाप्त होगा, अर्थात शांत दशमलव संख्या होगी। अब जैसे इसमें है कि उदाहरण में कि हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि इस 8 को देखेंगे। 8 को हमने देखा, इसके गुणनखंड किया 2 गुने 2 गुने 2। अब इनमें देखा कि सभी 2 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है इनमें, तो इसलिए यह क्या है, शांत दशमलव है, यह शांत दशमलव है। अब चाहे तो हम इसका भाग देके देख सकते हैं, तो 8 64, 8 से 56 और 8 पर 40, तो देख सकते हैं कि दशमलव क्या हुआ, शांत है इसमें। फिर अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसको सरलतम रूप में बदलेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हर को देखेंगे। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए दोनों सहभाज्य ही हैं, क्योंकि 4 और 25 का HCF 1 आ रहा है, तो 25 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 और 5, इसमें केवल 5 5 आया, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब अगर हमको चेक करना है तो भाग करके देख लेते हैं, दशमलव 25 एकम 25 और 6, तो 0.16 आएगा। फिर इसके बाद हम इसको भी देखते हैं कि इसमें दशमलव शांत है कि नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सहभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित करना होता है या सरलतम रूप में बदलना होता है। अब इसमें देख सकते हैं ये संख्या कट रही है 3 से, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो आ गया 4/25। अब तब हम उसके बाद देखेंगे इसके हर को, हर में क्या आया, 5 गुने 5, अब 5 ही आ रहा है, तो ये क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है, शांत दशमलव संख्या। इसका मतलब जो 12/75 था, 12/75 ये क्या है, शांत दशमलव संख्या है। और इनको अगर भाग देके देखेंगे तो वही आएगा 0.16। अब इसके बाद देखते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव के लिए क्या कंडीशन होती है। अब अशांत आवर्ती दशमलव के लिए देख सकते हैं कि यदि Q में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड भी हो, मतलब 2 और 5 हो अथवा ना हो, लेकिन अन्य अभाज्य गुणनखंड भी हो, तो वो क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। जैसे 1/3, 1/3 में Q, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। अब 1 और 3 ये सहअभाज्य हैं, तो हम Q को देखेंगे, क्या है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव होगा, आवर्ती दशमलव होगा, क्योंकि 2 और 5 केवल या तो 2 होता या केवल 5 होता या 2 और 5 दोनों होता तभी शांत होता है, नहीं तो परिमेय संख्या कैसी होगी, अशांत आवर्ती दशमलव होगी। अब इसमें चाहे भाग देके देख सकते हैं, 0.3333 इस तरह ये आएगा। फिर इसी प्रकार 1/15, अब इसमें सबसे पहले 1 और 15 के बीच HCF 1 आएगा, और यह सहअभाज्य संख्या है, तो हम Q को देखेंगे, Q मतलब 15 को देखेंगे, इसके क्या है, 3 और 5 इसके गुणनखंड है। अब देखिए 5 के अलावा अब 3 भी इसमें है, तो इसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि अभी बाद में प्रैक्टिस करवाया जाएगा इसके लिए। तो अब देखो इसमें 15 से अगर भाग देंगे तो 0.06 फिर 6 इस तरह ये बार बार रिपीट होगा, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है। अब इसमें देखते हैं कि 8 और 6 ये सहअभाज्य नहीं है, तो पहले हम इनको सहअभाज्य में बदलेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, आ गया 4/3। अब इसको बदल सकते हैं, अब देखेंगे 3 कैसी है, इसके गुणनखंड केवल 3 होगा, तो ये क्या होगा, 2 और 5 में से कोई नहीं है, तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। अब चाहे तो इसको भाग देकर देख सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरह ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।